हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 के अंदर सेल वाले चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, पूरा कंप्लीट हमारा डिस्कशन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा रिप्रोडक्शन वाला, और उसके बाद में जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो था हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है इन सभी का रिवीजन अपन एक बार देखेंगे। ठीक है, आज जो हम देखेंगे उसमें हम लोग सेल से रिलेटेड और इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उससे रिलेटेड अपन कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, या एक तरीके से हम ये कहें कि जो हमने पहले पढ़ा है उसे हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, रिवीजन भी साथ में चलता रहेगा और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। फटाफट से इस काम को कर दीजिए। और अगर अभी तक किसी तरह की कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। अपन यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका क्या समाधान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना होगा। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। बिल्कुल सिंपल सा ऐप है, बहुत प्यारा ऐप है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं हम लोग, उसी तरीके से यूज करना है। अब जैसे ही आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे, जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, जो यहाँ पे पाथ बना हुआ है t.me/ttb08, इस बात को फॉलो करना है बेटा। जिससे कि होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और यहाँ पे हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया है या अपलोड करवाया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त और धांसू कर सकते हो। और भी बड़ी तैयारी करने के लिए क्या करना है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे जो एग्जाम्पल बना हुआ नजर आ रहा है वो तो 6th क्लास के लिए, लेकिन आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हो जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, होमवर्क है, क्विज़ेस है, बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में होगा क्या, आप डायरेक्टली यहाँ इस वाले पेज पे आ चुके हुए, जहां पे नजर आएगा आप लोगों को प्राइस डिटेल। अब इस प्राइस डिटेल पे आप लोगों को सिंपल और एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है VR लाइव। अब इस कोड को यूज करने से होगा क्या जादू, वो ये कि आप लोगों को यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब जो 9,000 का जो सिलेबस है, 9,000 का जो पैकेज है, इसमें 30% डिस्काउंट होने के बाद में, कहने का मतलब 2700 का डिडक्शन होने के बाद में, डिस्काउंट होने के बाद में आप लोगों का जो पेबल अमाउंट रहेगा वो ओनली 6300 रहेगा। कितना रहेगा, ओनली 6300। और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार इसका पेमेंट कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप अपनी सुविधा से इसका पेमेंट कर सकते हो। क्लियर। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हमें कोई समस्या फेस हो रही है, तो आप इजीली यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का निदान पा सकते हो। 9549041111 ये कॉल है, नंबर है बेटा। आप इजीली यहाँ पे कॉल करिए और अपनी समस्या बताइए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट अपन लोग बायोलॉजी बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise. अब मेरी बात सुनो, आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा ज्ञान। क्या है हमारा, जो इतना भी हमने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को ही हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, आप लोगों को मैंने अभी तक सेल के बारे में समझाया, मैंने आप लोगों को अभी तक रिप्रोडक्शन के बारे में समझाया, तो उसी चीज को अपन एक बार दोबारा से देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका हम वापस से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आज का
फर्स्ट नंबर का लेक्चर है हमारा ज्ञान सीरीज का, जिसमें हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा रिवीजन करने वाले हैं। सेल के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेल क्या होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल जो है वो एक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल और बायोलॉजिकल यूनिट है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेल है वो हर वाइटल एक्टिविटी में, चाहे कोई भी प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और सेल कंबाइन होकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के तैयार होता है एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। क्लियर? तो वही चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। सेल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में बाहर की जो बाउंड्री होती है, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल ओनली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर हम सेल साइज की बात करें तो ये कैसी रहेंगी? थोड़ी सी लार्ज रहेंगी। अगर हम एनिमल सेल में इसकी बात करें तो एनिमल सेल में ये कैसी रहती है? स्मॉल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेल वॉल के बारे में, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे क्या होगी? प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिड के बारे में हम बात करें। प्लास्टिड मैंने आप लोगों को बताया हुआ पिगमेंट होना। क्या होना? पिगमेंट होना, जो प्लांट्स को कलर और इसके अलावा फूड स्टोर और इसके अलावा हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो वहां पे हेल्प करता है। कहने का मतलब ये क्या अपना फूड खुद ब खुद बना रहे हैं, लेकिन अगर हम हमारी बात करें एनिमल्स, तो ये फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वैक्यूल्स के बारे में, तो प्लांट्स में वैक्यूल्स की साइज बड़ी होती है और एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, ठीक है। क्योंकि स्टोर का काम होता है किसका? वैक्यूल्स का। प्लांट्स के अंदर किसका वर्क होता है? किसका फंक्शन होता है? स्टोर करने का फंक्शन होता है। क्लियर? गोल्जी बॉडीज की हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पे कैसी होती है? फ्लेटेड होती है, जिन्हें क्या कहा जाएगा? डिक्टायोसोम्स कहा जाएगा। यहाँ पे गोल्जी बॉडीज जो होंगी वो पैकेजिंग का काम करेंगी एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रोसोम्स वगैरह हैं, सेंट्रियोल्स वगैरह की, तो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो होना मस्ट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। एज इट इज को एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल नंबर क्या होगा, सेल साइज क्या होगी, सेल शेप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो है क्या? वो एक तरीके से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि सेल जो है वो क्या है? एक बायोलॉजिकल यूनिट है। अब हम बात करते हैं सेल नंबर के बारे में। तो सेल नंबर के बेस पे अगर हम बात करें तो टू टाइप की सेल्स होती हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर की अगर हम बात करें तो एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होगी फॉर वाइटल एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो वहां पे ये जो पार्टीशन, ये जो वर्क होगा वो डिफरेंट सेल्स के साथ में होगा और डिफरेंट प्लेसेस पे होगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यूनिसेल्युलर की अगर अपन बात करें आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें अमीबा है, और हम बात कर सकते क्लेमाइडोमोनास बैक्टीरिया वगैरह है। नेक्स्ट हम बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हमने एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, प्लांट्स और
एनिमल्स की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेल साइज के बारे में, तो छोटी से लेकर के डिफरेंट साइज की हमारे पास में सेल्स अवेलेबल होती हैं। सबसे छोटी सेल, जो सबसे छोटी सेल है वो होती है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, ठीक है, जिसकी वजह से निमोनिया जो होता है वो हो जाता है, और ये जो होता है मतलब जो मड वगैरह कीचड़ वगैरह होता है वहीं पर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब हम बात करें इसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा नर्व सेल है, और सबसे बड़ी सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच सेल्स, जो हमारा स्केल होता है उसके बराबर उसकी साइज होती है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें सेल शेप के बारे में, तो डिस्कोइडल, क्यूबोइडल, फ्लेटेड जो हमारे ऊपर की तरफ हमें नजर आ रही है, या डिस्कोइडल की हम बात करें जैसे कि आरबीसी वगैरह हम लोग जानते हैं ना, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वहां पे ब्लड के बारे में बताते हैं, और ब्लड में भी हमारे पास में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की जो शेप है, आरबीसी भी क्या है, एक तरीके से सेल ही तो है, ठीक है। फटाफट से एज इट इज को देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वैसे तो आप लोगों ने उतार रखा होगा। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। एक बात बताओ, सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके पीछे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। क्या था? सिंगर एंड निकोलसन। और हमें ये पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। और सेमी परमेबल का मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को आवागमन का रास्ता देती है। कहने का मतलब कुछ ही सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, सेमी परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, और इम्परमेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको क्या किया था, इसका जो मॉडल था उसको बताया था, जिसे कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। और ये किसकी बनी होती है? आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। और जब रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? न्यूक्लियस का, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करें न्यूक्लियस के ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस का ब्रेन होता है। और न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में जो बात आती है वो है साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर फ्लूइड की तरह, जेली की जैसे हम एक तरीके से मान सकते हैं कि एक फ्लूइड की तरह होता है, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स जो होते हैं, सेल ऑर्गनली जो होती हैं वो इसी के अंदर सिचुएटेड होती हैं। जो सेल जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनली को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। एज इट इज इसको देखिए सेल वॉल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन पहले देखा था। अब सेल वॉल की अगर हम बात करें, द प्रोटेक्टिव वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। और ये किस में प्रेजेंट होती है? ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किससे मिलकर के बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है किससे मिलकर के बनी होती है? वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है।
क्लियर हो गया होगा फटाफट से, ठीक है ना भाई। आज हमारा जो मोटो है ना वो ये है कि एक बार जो हमने पहले पढ़ा हुआ है फटाफट से उसका एक बार हम रिवीजन कर लें। क्लियर हो गया? चले बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है हमारे पास में, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में या ऑक्सीजन के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा अपनी अपनी जगह पे दोनों की दोनों जो गैसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स के लिए कहें तो प्लांट्स के अंदर रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। तो वही चीज अपन यहाँ पे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वाइटल रोल इन लिविंग बीइंग्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होगी, प्लांट्स के अंदर होगी। और प्लांट्स के अंदर रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है, सॉरी, जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है उसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, H2O और CO2। क्या होता है, H2O और CO2 होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात करें, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ग्लूकोज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O, CO2 प्लस H2O, और क्या बना रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और क्या रिलीज करेंगे, हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर की। अगर हम बात करें, इक्वेटिक प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करें वाटर वेपर की क्या इंपॉर्टेंस की, अगर हम बात करें तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देखो हम लोगों ने सुना है कि जो अगर ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है आज के टाइम पे, अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि वाटर वेपर है, ठीक है। एयर में क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, इस वजह से इसको क्या कहा है, ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर प्लांट्स लीव्स बिकम ड्राई एंड क्रम्बल। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल गेट डिहाइड्रेटेड। नेक्स्ट हम बात करें एक्सेस वाटर वेपर कैन कॉज डिस्कंफर्ट। अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो क्या होगा, प्लांट सूख सकता है। हीट बिकम्स सेवर इवन थ्रू द टेम्परेचर आर नॉट वेरी हाई। तो हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, लेकिन इससे ज्यादा हो या इससे कम हो तो भी काम हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वापस से हमारा सेल वाला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए वो तो एक छोटा सा, मतलब देखिए ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है। 3 इडियट्स सभी ने देखी होगी, है ना। उसमें एक बाबा थे, बाबा रणछोड़ दास, है ना। वो कहते हैं कि ज्ञान बढ़ रहा है, कहीं पर भी बैठो ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट नंबर में नजर आ रहा होगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कंट्रोलर है, हेड क्वार्टर है। भाई जितनी भी एक्टिविटीज होंगी सेल की, उनको कंट्रोल करने का काम किसका होगा बेटा, वो होगा न्यूक्लियस का। क्लियर? राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्या काम करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करें, 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है RER, दूसरा होता है SER। RER की हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो लिपिड्स का सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की थी वो कोली करने की थी, नाम दिया था मेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही फूड का जो हम एनर्जी जो रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है,
ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होती है, और ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगी, हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। फटाफट से क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये कैसी होती है, फ्लेटेड होती है, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाएगा, डिक्टायोसोम्स कहा जाएगा। और इनका जो वर्क होता है वो पैकेजिंग का होता है। इसी के साथ में इनका एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है कि ये लाइसोसोम का सिक्रेशन करते हैं, क्रिएशंस करते हैं। और लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं वो एक तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो सेल के अंदर किसी भी तरह की डैमेजेस वगैरह आ जाएं तो उनसे निपटने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होगा। नेक्स्ट हम बात करें वैक्यूल्स के बारे में, तो वैक्यूल्स किसका स्टोर करेंगे, वाटर है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो अदर मटेरियल्स वगैरह जो होंगे इनको स्टोर करने का जो काम होगा वो किसका होगा, वैक्यूल्स का होगा। और वैक्यूल्स की जो साइज होती है प्लांट्स में बड़ी होती है, और एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो वैक्यूल्स की साइज कैसी होती है, छोटी होती है। फटाफट से एक बार दर्शन करें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस हो गया है, राइबोसोम भी हो गए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया है हमारा, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी हो गया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हो गया है, लार्ज वैक्यूल्स भी हो चुके हैं, और लाइसोसोम भी हो चुके हैं। फटाफट से इसको उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए। उतारो बेटा। देखिए हम एक काम करेंगे कि जैसे अभी तक हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं, तो 3 चैप्टर पे हम बढ़िया शानदार रिवीजन करेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास में एक क्लास और है, उस क्लास में हम जो है जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाला जो चैप्टर है उसके बारे में एक बार अपन उसको भी फटाफट रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने के बाद में जो हमारी क्लासेस होंगी ओनली उसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आप फटाफट मुझे जवाब देना, अपन यहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह लेकर के आएंगे अपन, ओके, टेंशन वाली कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा सेल डिवीजन क्या होता है। देखिए सेल डिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो सेल डिवीजन 2 टाइप का होगा। पहला फर्स्ट जो होता है हमारे पास में वो होता है माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। क्लियर। अब अगर मान लीजिए आपके चोट वगैरह लग जाए तो क्या आज तक वहां पे वैसा का वैसा निशान है? नहीं, समय के साथ में, टाइम के साथ में क्या होता है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता रहता है। धीरे धीरे ऐसा लगता है एक टाइम अगर मान लीजिए ज्यादा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, मेरे जैसे कि यहाँ पे तो क्या है बहुत ही ज्यादा। और सबसे खास बात क्या होता है, जहां पे हमारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, कहने का मतलब जॉइंट्स होते हैं, वहां पे जो चोट लगती है वो देरी से, क्योंकि होता है डेली की डेली टिश्यू रिपेयर्स होते हैं, डेली की डेली क्या होते हैं। अब हम लोग जरा भी मूवमेंट करते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, जरा भी इसको हिलाना मत, जरा भी इसको ऐसा वैसा मत करना। तो कहने का मतलब अब नए टिश्यूज बनेंगे तो वो क्या होते हैं, वापस से डैमेज हो जाते हैं। तो जहां पर भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो वाली जो चोट होती है उसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो हमेशा ब्लीडिंग होती रहेगी वहां से, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम के साथ में अपने आप सही हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सेल डिवीजन के बारे में। तो जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस हमारी बॉडी में चोट वगैरह लग जाए तो इस टाइप की जो रिपेयरमेंट का काम हो रहा है, इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसका काम वो किसका काम होता है, वो होता है माइटोसिस का, ठीक है। सेल डिवीजन की हम बात करें, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, ठीक है। अगर नीड की हम बात करें, क्यों नीड है, नीड फॉर सेल डिवीजन
फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल्स, डेड सेल्स का क्या करना होगा, रिपेयरमेंट करना होगा, रिप्लेसमेंट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करें जो डैमेज हो चुकी हैं उन सेल का या उन टिश्यूज को रिपेयर करना। नेक्स्ट हम बात करें हमारी जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के लिए भी तो क्या चाहिए, नई सेल्स की जरूरत है ना। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है, एक बार बताइए हमारी जो स्पीसीज है यहीं पे थोड़ी ना रुक गई है, ठीक है, आगे बढ़ते जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस, ठीक है। वहां पे हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन टू वेज। फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इट अकर्स ओनली नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स of the body. The two new daughter cell are identical to the parent cell because they have the same chromosome. उनके पास में क्या होता है, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, इसकी वजह से कैसी होती है, ये आइडेंटिकल होती है। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट सेल्स होती हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इट अकर्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट्स में होगी। इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स ईच विद हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कुछ तो फादर से आएंगे और कुछ मदर से आएंगे। नंबर ऑफ द पेरेंट सेल, फटाफट से एज इट इज को एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। अब जो सेल डिवीजन होता है, सुनिएगा, जो सेल डिवीजन होता है वो पूरा का पूरा इस पूरी साइकिल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा होता है। जब आप 9th क्लास में आएंगे तो 9th क्लास में पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा कि प्रोफेज क्या होगा, एनाफेज क्या होगा, बहुत कुछ वहां पे हमें समझ में आएगा। देखिए जो सेल साइकिल होगी इसके अंदर 4 फेजेस होती हैं, कौन कौन सी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। अब ये क्या होती है सर, टेंशन वाली कोई बात नहीं। G1 और G2 जो है गैप 1 और गैप 2 फेज है। एस फेज की अगर मैं बात करता हूं तो एस फेज क्या होती है, वो होती है सिंथेसिस फेज, यानी कि हम बात करते हैं वहां पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें एम फेज के बारे में, तो एम फेज होती है उसे कहा जाएगा माइटोटिक फेज। क्या कहा जाएगा, माइटोटिक फेज। तो जीवन फेज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन वगैरह, भाई एक बात बताइए, किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किससे मिलेगी, प्रोटीन वगैरह से मिलेगी। तो वही चीज यहां पे है। फर्स्ट गैप और ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज भी कहा जाएगा। सेल ग्रोज इन साइज, सेल का डिवीजन नहीं होगा, सेल की साइज ग्रो होगी। पहले तो साइज बढ़ेगी उसके बाद में डिवीजन होगा। आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, नो चेंज इन डीएनए कंटेंट। यहां पे डीएनए कंटेंट चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें एस फेज के बारे में, जिसे कहा जाता है सिंथेटिक फेज। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अकर, क्रोमोसोम्स गेट डुप्लीकेटेड। अब यहां पे क्या हो गया है, यहां पे तो हमने बात करी है नो चेंज इन डीएनए कंटेंट, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स गेट डुप्लीकेटेड बट रिमेन अटैच्ड। अभी क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या है, अटैच्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो थर्ड वाली हमारी प्रोसेस होगी सेकेंड गैप या ग्रोथ फेज की, हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन continuous formation of two centrosomes by the replication of single centrosome। नेक्स्ट हम बात करें माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज की अगर हम बात करते हैं, सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन प्रोडक्शन स्टॉप एंड दिस स्टेज and result in the daughter cell with the same number of chromosome as parent cell। तो यहां पे हमें सेल क्या होगी, डिफरेंट पार्ट में नजर आने स्टार्ट हो जाएगी। फटाफट से देखिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से।
वही चीज यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, सेल डिवीजन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन मेंटेन द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमंस के अंदर कितने होंगे, जैसा कि वहां पे बताया गया था हाफ नंबर, तो टोटल क्रोमोसोम्स नंबर तो कितने हैं हमारे पास में 46, ठीक है। इसका अगर हाफ करेंगे तो 23, ठीक है ना। अब ये जो 23 है ये तो पेरेंट्स से मिलेंगे, मतलब 23 तो फादर से और 23 मदर से, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रोथ के बारे में। हम लोगों ने देखा है कि जो सेल डिवीजन होता है वो किस में हेल्प करता है, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, रिपेयर, हमने टिश्यूज वगैरह के बारे में देखा था, और रिप्रोडक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। इट अकर्स इन सोमेटिक सेल एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब पूरे जीवन भर चलेगा, और सोमेटिक पार्ट मतलब हमारी बॉडी पार्ट से ही बनेगा। हमारी बॉडी, या एक बार बताओ, चोट लग जाती है वापस वैसा का वैसा नहीं हो जाता है क्या, तो हमारी बॉडी से तो उसने जो है पार्ट्स लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, इट लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द टू न्यू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल सिंस दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और आप लोगों को पता होगा 2n का मतलब 46 और n का मतलब 23। मियोसिस की अगर बात करते हैं बेटा, इट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू द रिप्रोडक्टिवली एक्टिव स्टेज। अब हम बात करें इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे जो गैमेट्स होगा उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और आप लोगों को पता है कि जाइगोट वगैरह बनेगा। कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों से गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जैसा कि आप लोगों को पता है। 4 न्यू सेल आर फॉर्म each with half the chromosomes number of the parent cell, number of chromosome and haploid। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चेंज होना। जब पैदा हुआ तो कुछ और था, जब ग्रोथ हुई तो कुछ और हुआ, जब एडल्ट हुआ तो कुछ और हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की बात करें, द चेंज ऑफ द फॉर्म दैट एन इंसेक्ट अंडरगोज व्हाइल द डेवलपिंग ऑन टू एडल्ट। सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक पेड़ की डाल होगी, ठीक है, एक पेड़ की ब्रांच होगी, उस ट्री की ब्रांच पर इस बटरफ्लाई ने क्या किया, अपने अंडे वहां पे दे दिए, ठीक है, मतलब लीफ वगैरह पे दे दिए होंगे। ये क्या है, एग है। अब इस एग से क्या होगा भाई, वो फूटेगा, फूटने के बाद में क्या होगा, लार्वा बनेगा। ये लार्वा जो है धीरे 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 किस किस फॉर्म में आ जाएगा, प्यूपा की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो प्यूपा है, जो इसके बाहर रैपिंग हुई है, इसके बाहर की जो कवरिंग हुई है, इस प्यूपा के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो हमें इस फॉर्म में नजर आएगा। और ये जो एडल्ट है अगेन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट करेगा और अगेन वापस से ये प्रोसेस चलती रहेगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। क्या कहा जाएगा इसको, मेटामॉर्फोसिस कहा जाएगा। फटाफट से एज इट इज इसको देख लीजिए, फटाफट से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट पूरा का पूरा वापस से यहाँ पे आप लोगों ये पेड़ का पत्ता होगा, उस पत्ते पे जो है एग वगैरह आ गए, ठीक है। अब उस एग में फूटने के बाद में ऐसा लार्वा अब नजर आ रहा है। कुछ टाइम के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए, ठीक है ना। अब इस प्यूपा के अंदर ये क्या होगी, ग्रोथ कर रही होगी, और एक दिन इस प्यूपा को क्या कर देगी, फोड़ करके बाहर आ जाएगी और हमें इस तरीके से नजर आएगी। फटाफट से देखिए, कंप्लीट बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, बताया हुआ है कि रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस होती है उसका मतलब होता है कि कॉपी होना, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जो दोबारा हो रहा है और उस प्रोसेस में क्या हो रही है, कॉपी हो रही है। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की ही रिक्वायरमेंट होगी और उस पेरेंट से ही क्या होगा, उसके सोमेटिक बॉडी पार्ट से, उसके बॉडी पार्ट से ही क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, जब उस एक ही ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म से न्यू इंडिविजुअल्स आ रहे हैं तो सोच करके बताइए तो वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। हम एक तरीके से क्लोन वाली बात भी कर सकते हैं कि क्या होगा, क्लोन होगा, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट एंड नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। एग्जांपल की अगर हम बात करें या टाइप्स की हम बात करें, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे दो डिफरेंट सेक्स सेल की इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल मस्ट है। ओके, अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, पोलिनेशन होना। देखिए पोलिनेशन के बारे में हमें पता है क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक मिनट, जो पोलन ग्रेन होंगे वो इंसेक्ट्स के थ्रू कहां जाएंगे, डिफरेंट या अलग, या हो सकता है कि सेम फ्लावर के ऊपर चले जाएंगे, दैट इज नॉन एज पोलिनेशन, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। फर्टिलाइजेशन, अब ये पोलिन जाएगा तो फर्टिलाइज करेगा, फिर सीड का फॉर्मेशन होगा, जब वो सीड नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, डिस्पर्जन होगा और जर्मिनेशन होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। एक बात बताओ, आपने स्पायरोगायरा का नाम सुना होगा, जो पानी के ऊपर हरी हरी छाई हुई रहती है, ठीक है ना, स्पॉन्जेस वगैरह, तो कितनी जल्दी स्प्रेड होती है। अगर इसको जितने पार्ट में हम काट देंगे वो एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर लेती है। कहने का मतलब अगर इसको 3 पार्ट में काट दिया गया तो 3 नए इंडिविजुअल बन गए। अब ये 3 वापस से क्या करेंगे, 3 और क्रिएट करेंगे, तो इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन, यीस्ट वगैरह आप लोगों को पता होगा, ब्रेड वगैरह पे लग जाती है। नेक्स्ट हम बात करें बडिंग, एक बड लाइक स्ट्रक्चर होगी जो हाइड्रा वगैरह पे क्या होगा, बाहर की तरफ आएगी तो उसे कहा जाएगा एक्सोजीनस बडिंग, अंदर की तरफ होगा तो उसे कहा जाएगा एंडोजीनस बडिंग। फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, कहने का मतलब बर्ड वगैरह की अपन बात करें, मैमल्स वगैरह की अपन बात करें, वेल्स हैं, रेप्टाइल्स वगैरह हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल बिगन्स विद द फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास में है कोरल्स वगैरह हैं, फिशेस वगैरह हैं, फ्रॉग वगैरह की हम बात कर सकते हैं। क्लियर है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद में हर्माफ्रोडाइट्स क्या होंगे। इन some organism both male and female gametes are present in same individuals। एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में अर्थवॉर्म और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में लीचेस। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया हुआ है, विविपारस क्या होगा और ओविपोरस क्या होगा। फटाफट से एज इट इज इसको देख लीजिए बेटा। देखिए विविपारस की अगर हम बात करें, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस साइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो ह्यूमंस वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा ही होता है हमारे अंदर, ठीक है ना, न्यू इंडिविजुअल हमारे जैसा ही नजर आता है। नेक्स्ट हम बात करें विविपोरस ओविपोरस के बारे में, तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, एक बाहर आएगा, एक बाहर आने के बाद में वो जब तक उसको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी, या हम एक तरीके से कहें जो उसकी मदर है उसके ऊपर बैठ करके उसको हीट प्रोवाइड नहीं करेगी, तब तक वो बाहर नहीं आएगा। फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए 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 एक बार मुझे बता दीजिए कि सर क्लियर है।
क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये सीड था। सीड को अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो जब फुलफिल हो जाएगी, अगर मान लीजिए इसको पानी मिल गया है ना, अगर हमने इसका ख्याल रखा तो यहां से क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में हमें इस तरीके से नजर आएगा। तो प्रोसेस बाय विच सीड ग्रो इनटू द सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द सीड रिक्वायर्स ऑक्सीजन, वाटर, इसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आप लोगों ने 7th क्लास पढ़ी होगी। 7th क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कौन कौन सी वाली प्रोसेस के थ्रू होता है। और यहां पे हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। तो कटिंग कहने का मतलब काट देना। इस पार्ट को काट करके अपने घर पे लगा दो, रोज वगैरह में हम बात कर सकते हैं, तो वहां पे हमें इस टाइप का प्रोसेस दिखाई देता है। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल हो गया। लेयरिंग की हम बात करें, प्लांट्स की ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस ऊपर जाने की बजाय वापस से नीचे से ग्रोथ कर रही है, और नीचे जाने के बाद में उनकी खुद की क्या हो गई है, एक सेपरेट पार्ट हो गया है। लेकिन जब तक सेपरेट नहीं होगा, जब तक वो एक प्रॉपर इंडिविजुअल नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा लेयरिंग। टिश्यू कल्चर की हम बात करें, अ कलेक्शन ऑफ द टेक्निक्स used to maintain and grow the plant cell, tissue, organ under the sterile condition on the nutrients culture medium known as composition। ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसमें हर्बिशियस प्लांट्स का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उनके जो टिश्यूज होते हैं ना वो बिल्कुल यंग होते हैं, और यंग टिश्यू क्या होते हैं, फटाफट से अटैच हो जाते हैं। इसलिए ग्राफ्टिंग वाली जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। इतना तो देखो तय है, पक्की बात है, मैं खुद इसको बात को मानता हूं कि ग्राफ्टिंग जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए हमें सूटेबल कंडीशंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। यार डिफरेंट पार्ट है, दो अलग अलग पार्ट के प्लांट्स के हम चिपका रहे हैं। अब वो अगर मान लीजिए समय रहते चिपक जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, चिस्सियाराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। अमीबा की अगर मैं बात करता हूं तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल, सॉरी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है दो न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। स्पोर फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट रीजनरेशन प्लेनेरिया है, ठीक है, जितने पार्ट्स में इसको काट दोगे उतने न्यू इंडिविजुअल इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें बडिंग, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि हाइड्रा में होता, सॉरी फ्रेगमेंटेशन भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, काई वगैरह होती है ना। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर होता है। क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखो थोड़ा सा हमें फास्ट चलना है कि हम लोग ऑलरेडी इस चीजों को पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पॉलिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, तो वहां सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। फर्स्ट प्रोसेस हम लोगों ने क्या देखी थी, पॉलिनेशन के बारे में देखा था। द पॉलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलिन फ्रॉम द एंथर, कहने का मतलब मेल पार्ट से, मेल पार्ट टू द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट की तरफ जाएगा, ऑफ द फ्लावर विच कंटेन एग, और एग क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। क्लियर। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का खुद में हो जाना, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा, एक प्लांट एक है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट पॉलिनेटर एजेंट्स हो सकते हैं हमारे पास में। एजेंट्स कौन कौन से होंगे, फटाफट उनके बारे में अपन फटाफट बात कर लेते हैं। एक मिनट यहां दोबारा वापस से रिपीट हो गई है। इंसेक्ट्स है, देखा होगा आप लोगों ने, ये जो भंवरा है यहां पे बैठा है, फिर इसके बाद में किसी और के ऊपर बैठेगा, तो क्या कर रहा है, ये पॉलिनेशन कर रहा है। फिर उसके बाद में विंड्स की हम बात करें, देखो हवाएं चल रही, हवाओं के थ्रू क्या होगा, दूसरे के ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें वाटर है, पानी बह रहा है, ठीक है, यहां से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के ऊपर चले गए। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल्स वगैरह, एनिमल्स जो अपनी बीक वगैरह के थ्रू क्या होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर, तो वो भी क्या कर रहा है, पॉलिनेशन वाली जो प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े फटाफट से। नेक्स्ट तो यहां पे आज हम लोगों ने सेल वाला चैप्टर, सेल डिवीजन
और इसके अलावा रिप्रोडक्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में प्लस इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में देखेंगे और इसके बाद में हम बहुत सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बरखुरदार फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सुनो मेरी बात बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ, वो ये कि अगर किसी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप लोगों के क्वेश्चन बताना मेरी पूरी जिम्मेदारी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पक्का दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।